नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे दृष्टि आईएएस की यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज़ के बारे में। ये पहली टेस्ट सीरीज़ है और इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हमारा टारगेटेड एग्जाम यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइंड है। ठीक है, सो ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एज पर द डिमांड ऑफ द एग्जाम्स। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इट इज़ बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में है एंड आई विल गो विद द इंग्लिश लैंग्वेज। बाकी हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा मैं आपको। Clear? Now, talking about the first question is regarding the Treaty of Allahabad, and the question is asking कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहले आपको बात किया जाए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। ठीक है, तो जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो साइन की गई थी 1765 में। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई 1765 में। क्यों साइन की गई थी? क्योंकि 1764 में क्या हो गया था, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, उस बैटल के बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी। और ये जो साइन की गई थी, ये साइन की गई थी शाह आलम सेकेंड और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव के बीच में इसको साइन किया गया था। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था, जो शाह आलम सेकेंड था वो डिफीट हो गया था और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी, वो जीत गया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इलाहाबाद एंड द कारा वॉज सरेंडर्ड टू द एम्परर शाह आलम सेकेंड, दिस वॉज राइट। ठीक है, और जो बेसिकली एम्परर सेकंड को मतलब जो शाह आलम ने, ठीक है ना, शाह आलम को दे दिया गया था। नेक्स्ट इज शाह आलम सेकंड एग्रीड टू इशू द फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ द बंगाल बिहार टू द ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनसेटिंग दी वॉर एक्सपेंसेस। ओके, सो अगर बात की जाए यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीवानी इशू की थी ऑफ द बंगाल एंड बिहार, लेकिन इसके अलावा साथ साथ बंगाल, बिहार और उड़ीसा की भी दीवानी इशू की थी। ठीक है ना, इन द ल्यू ऑफ द एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट जो ब्रिटिशर्स उसको देंगे वो कितना था, 26 लाख रुपए। ठीक है, 26 लाख रुपए की सालाना पेमेंट पे दी गई थी, इसलिए ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, ये सारे एक्ट्स दिए गए हैं, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट के बारे में। फैक्ट्री एक्ट कब आया था? फैक्ट्री एक्ट आया था 1947 में। शारदा एक्ट आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, 1929 में आई थी। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आया था और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में आया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट? अगर आप इफ़ यू आर डूइंग दी इंटर कास्ट मैरिज, ठीक है ना, सो उस कंडीशंस में, या इंटर रिलीजियस मैरिज, इन दैट कंडीशन देयर इज अ स्पेशल मैरिज एक्ट। और बाकी मुस्लिम्स में बात किया जाए, वी हैव द मुस्लिम मैरिज एक्ट ऑफ 1937 एंड मुस्लिम मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट ऑफ 1939। तो ये दो एक्ट हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो बी हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाएगा, विच हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स सप्रेस द रिवॉल्ट ऑफ द 1857 इन द बिहार। तो आपको पता है बहुत सारे एरिया में, हर एरिया में डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लोग थे जो लड़ रहे थे, और उसके साथ साथ डिफरेंट जो ऑफिसर्स थे उन्होंने वहाँ के रिवॉल्ट को सप्रेस किया। ठीक है, अब पूछा गया कि यहाँ पे बिहार जो इलाका था वहाँ पर किसने सप्रेस किया था? तो बिहार में किसने किया था? विलियम टायल ने बिहार में किया था। ठीक है, विलियम टायलर ने बिहार में किया था सप्रेस। ठीक, ये पता होना चाहिए। और बिहार से कौन लड़ा रहा था? बिहार से लड़ रहा था कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो थे, कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे? कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, कुंवर सिंह बिहार से लड़ रहे थे। उसकी बात किया जाए ह्यूज रॉस, ये तो पता है झांसी से, रानी झांसी लड़ रही थी। ठीक है, तो यानी कि झांसी से कौन लड़ा था? लक्ष्मीबाई जी, लक्ष्मीबाई। ठीक है, और लक्ष्मीबाई जी झांसी से लड़ रही थी। ठीक है, और वहाँ पर कौन था? वहाँ पर ह्यूज रॉस था। और ह्यूज रॉस ने कहा था कि वही बात बोली थी कि आई हैव नेवर सीन अ विमेन फाइटिंग सच। ठीक है ना, इस तरह से मैंने वीमेन को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था। फिर बात किया जाए जॉन निक्सन, तो ये कहाँ से है थे? ये बेसिकली दिल्ली के रिवॉल्ट को सप्रेस कर रहे थे। और दिल्ली से कौन लड़ रहा था? दिल्ली से लड़ रहे थे बहादुर शाह सेकेंड, इन्हीं को बोलते हैं बहादुर शाह जफ़र, जिनको रंगून में दफनाया गया था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कैम्बल की, ठीक है ना, सर कॉलिन कैम्बल। ठीक है ना, तो सर कॉलिन कैम्बल ये कहाँ पर थे? ये बेसिकली दो जगह पर थे, कानपुर में भी थे और उसके साथ साथ बरेली में भी थे। ठीक है, बरेली में भी थे। कानपुर से कौन था? कानपुर से नाना साहब था, नाना साहब थे। नाना साहब के बेसिकली जो उनके राइट हैंड थे वो कौन थे? तात्या टोपे। ठीक, और उसके बाद बरेली से कौन था? बरेली से थे खान बहादुर खान। खान, बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान।
ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हमारा डी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने क्या करना है, इन इवेंट को मिलाना है। ठीक है, ये इवेंट दिए गए हैं और उसके बाद ये यहाँ पर वॉइसरॉय दिए गए हैं कि कौन से इवेंट से कौन से वॉइसरॉय मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बात की जाए, सबसे बड़ी बात किया जाए एल्बर्ट बिल के बारे में, तो एल्बर्ट बिल जो है, एल्बर्ट बिल, ठीक है, एल्बर्ट बिल जो है ये किसके टाइम पे आया था, आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। एल्बर्ट बिल जो आया था वो लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। लॉर्ड रिपन के टाइम पे एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है ना, 1883 के आसपास। ठीक, लॉर्ड एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इसमें क्या हो रहा था बेसिकली, जो जो ब्रिटिशर्स थे उनको यहाँ के जो जजेस थे वो ट्राई नहीं कर सकते थे, ट्रायल में इंक्लूड नहीं कर सकते थे, उनको ब्रिटिश जज चाहिए था, यूरोपियन जज चाहिए था। ठीक है ना, सो दैट वाज द कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट बात करें, और याद रखिएगा लॉर्ड लिटन की जो भी पॉलिसीज़ थी उनको रिवर्ट करने के लिए रिपन आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1887, ठीक है, 1878, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए फिर रिपन आया था। ठीक है, फिर बात करते हैं काकोरी कंस्पिरेसी। काकोरी के टाइम पे लॉर्ड रीडिंग थे, लॉर्ड रीडिंग, तो लॉर्ड रीडिंग थे काकोरी के टाइम पे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लखनऊ पैक्ट। लखनऊ के पैक्ट के टाइम पे चेम्सफोर्ड थे, कौन थे, चेम्सफोर्ड थे लखनऊ पैक्ट के टाइम पे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं, तो चेम्सफोर्ड कहाँ पे थे, चेम्सफोर्ड थे लखनऊ पैक्ट के टाइम पे। और डायरेक्ट एक्शन डे वहाँ पर थे लॉर्ड वेवल। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद दी वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह से कौन सा इंसान जो है वो एसोसिएटेड है। ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह से कौन सा इंसान एसोसिएटेड है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए राइट आंसर क्या है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, दैट इज़ द के कैलापन। के कैलापन जो है वो वैक्यूम सत्याग्रह से एसोसिएटेड है। वैक्यूम सत्याग्रह क्या है, तो वैक्यूम बेसिकली की बात किया जाए तो इट इज़ अ जो वाइकोम श्री, ठीक है ना, एक ये क्या है, महादेव का टेम्पल है, महादेव का ये टेम्पल है। ठीक है ना, यानी कि हिंदू डिटी जो है शिवा, ठीक है, हिंदू डिटी शिवा को डेडिकेटेड है और ये कहाँ पर है, ये केरला में है। ठीक है ना, तो इस बेसिकली ये जो बेसिकली जो लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, ये इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि कई सारी लोअर कास्ट थी। ठीक है, जैसे बात किया कौन सी लोअर कास्ट है, जैसे हमने बात किया एजवाज, ठीक है ना, एंड पुलायाज, तो इनको क्या था, इनको मंदिर में एंट्री नहीं थी, अलाउ नहीं था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये वैक्यूम सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। एंड द सत्याग्रह वॉज लॉन्च्ड ऑन दी 30th of March 1924। 30 मार्च 1924 को के कैलप्पन के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंड के कैलप्पन इज ऑल्सो नोन एज द केरला गांधी। केरला गांधी, जैसे गांधी ऑफ बिहार किसको कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसी तक के कैलप्पन जो थे वो हमारे क्या थे, केरला गांधी थे। क्लियर बात हो गई इतनी। और 2024 है, 2024 जो है वो इसकी क्या है, वो इसकी सेंचुरी बनाई जा रही है वैक्यूम सत्याग्रह की। क्लियर बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द टाउन ऑफ द मछलीपट्टनम। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहले अगर बात की जाए जो डच थे, डच की जो पहली फैक्ट्री कहाँ बनी थी, तो डच की जो पहली फैक्ट्री बनाई थी उन्होंने वो मसूलीपट्टनम में बनाई थी। मसूलीपट्टनम में कब बनाई थी, मसूलीपट्टनम में डच ने पहली फैक्ट्री ये बनाई थी 1605 में। ठीक है, फिर बात किया जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, उन्होंने मसूलीपट्टनम बनाई थी, पर ये 1611 में बनाई थी। ठीक है ना, वो 1611 में बनाई थी। बट हाँ, पोर्चुगीज़ ने कहाँ बनाई थी, वो कैलीकट में बनाई थी, केरल के आसपास। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, यानी कि बोथ द डच एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द टाउन ओवर दी मसूलीपट्टनम। ठीक है ना, मसूलीपट्टनम, ठीक है ना, मसूलीपट्टनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के रीजन में। ठीक है, यानी कि ये कृष्णा जो रिवर है, कृष्णा रिवर के डेल्टा के आसपास से पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है इट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। अभी जैसे मैंने बताया कि ये आंध्रा के रीजन में है। अगर ये आंध्रा के रीजन में है तो ये तो ईस्टर्न कोस्ट में हो गया, वेस्टर्न कोस्ट में कैसे हो गया, इसलिए दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ठीक है ना, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो इस हिसाब से देखा जाए सो सी इज द राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, ए इज ट्रू बट दी आर इज फॉल्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था उससे कौन सा जो इवेंट है वो रिलेटेड नहीं है। ठीक है, सो 3-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले बात क्या हुआ है, सबसे पहले बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कब हुआ था, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ये 1907 से 8 के बीच में हो गया था। ठीक है,
पूरी तरह से इम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द भारतीय लोक सेवा मंडल। फॉर्मेशन ऑफ द भारतीय लोक सेवा मंडल, ये कब किया गया था? ये किया गया था 1952 में। ठीक है, तो जो भारतीय लोक सेवा मंडल है ये बेसिकली क्या है, ये एक म्यूजियम है, ठीक है, जो कि राजस्थान में बेस्ड है, जहाँ पर बहुत सारी आर्ट और डांस कल्चर इन सबको दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेमाइन, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और बात करते हैं और लॉर्ड कर्जन से ये पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड है, हमें पता है। नेक्स्ट इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेमाइन कमीशन। फेमाइन कमीशन की बात किया जाए तो फेमाइन कमीशन 2-3 आए हैं, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ। जैसे एक फेमाइन कमीशन आया है हमारा, उसको बोलते हैं कैंपबेल कमीशन, कैंपबेल कमीशन, ठीक है ना। तो कैंपबेल कमीशन कब आया? ये आया था बेसिकली 1866 में। कैंपबेल कमीशन कब आया? 1866 में, ठीक है ना। और ये आया था सर जॉन लॉरेंस, उस समय वायसराय थे। दूसरा जो कमीशन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज दी स्ट्रैंचे कमीशन, स्ट्रैंचे कमीशन, ठीक। स्ट्रैंचे कमीशन कब आया था? 1880 में आया था, ठीक है ना। स्ट्रैंचे कमीशन 1880 में आया था, क्लियर। और उसके बाद बात करते हैं 1880 में आया था और वहाँ पर बना था 1883 में बना था फेमाइन कोड, फेमाइन कोड, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि ये तो बहुत अलग हो गया। तो फॉर्मेशन ऑफ द हंटर कमीशन, जो फॉर्मेशन ऑफ द हंटर कमीशन है, ठीक है ना, तो ये जो हुआ था वो कर्जन के टाइम पे नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? ये हुआ था नियर अबाउट 1882 में, 1882 में, ठीक है ना। और जो हंटर कमीशन है ये क्यों आया था? हंटर कमीशन आया था वुड्स डिस्पैच, वुड्स जो डिस्पैच था, ठीक है ना, उस डिस्पैच की रिपोर्ट को लेने के लिए आया था कि वुड डिस्पैच जो कि 1954 में आया, 1854 में आया था। तो उस 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसकी रिपोर्ट लेने के लिए कि उसमें कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, क्या सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए ये जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लाला लाजपत के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाला लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय इन्हीं को बोलते हैं हम लोग पंजाब केसरी, पंजाब केसरी, ठीक है ना। पंजाब केसरी लाला लाजपत को बोलते हैं, यानी कि लायन ऑफ द पंजाब। क्या मतलब हुआ इसका? लायन ऑफ द पंजाब, ठीक है। अब लिखा हुआ है पहला ऑप्शन क्या है कि ही फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी इन 1921। 1921 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की, ये बिल्कुल सही है। 1921 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी की स्थापना की फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। नेक्स्ट लिखा हुआ ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी। देखिए स्वराज पार्टी की बात किया जाए तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो किसने की थी? स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो की थी चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास, ठीक है। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, क्लियर। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था, क्लियर। और चित्तरंजन दास के साथ कौन कौन था? चित्तरंजन दास के साथ वहाँ पर कौन कौन था? एक तो थे आपके मोतीलाल नेहरू थे और लाला लाजपत राय थे, ठीक। तो मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास मेन तो यही थे और तीनों ने मिलकर क्या किया? स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्लियर होगी बात? यानी कि हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जो हमारे दोनों ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हु इज़ रिगार्डेड एज द इंडियाज़ फर्स्ट लेबर लीडर मच बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट। इंडिया का पहला लेबर लीडर किसे कहते हैं? लेबर लीडर, ठीक है ना, मच बिफोर दी बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन मूवमेंट के बहुत पहले से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नारायण मेघाजी लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे। तो नारायण मेघाजी लोखंडे को इंडियाज़ फर्स्ट लेबर लीडर को कहते हैं, ठीक है। अगर इनकी बात किया जाए तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी। कौन सी एसोसिएशन बनाई थी? इन्होंने बनाई थी 1890 में, 1890 में इन्होंने बनाई थी बॉम्बे मिल एसोसिएशन, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन उन्होंने 1890 में बनाई थी, ठीक है ना। एंड इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन। ये क्या थी? इट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड लेबर यूनियन इन इंडिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद उन्होंने एक जर्नल भी लिखा था जिसका नाम था क्या? दीन बंधु, दीन बंधु। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो कि 1890 में बनाई थी, किसने? नारायण मेघाजी लोखंडे ने, नारायण मेघाजी लोखंडे ने। क्लियर होगी बात? ठीक है,
इतनी चीज़। बाकी लाला लाजपत राय के बारे में अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय। अच्छा, लाला लाजपत राय के बारे में एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको। इन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी थी, कुछ इनके वर्क्स थे जिस लाइक द स्टोरी ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, और उसके बाद अनहैप्पी इंडिया। ये 2 बुकें थी इनकी, तो ये 2 बुकें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसमें और कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे लाला लाजपत राय के बारे में बात कर चुके थे। नेक्स्ट इज दी बीपी वादिया, ठीक है ना। बीपी वादिया ये क्या है, इन्होंने मद्रास लेबर यूनियन फॉर्म की थी 1918 में, ठीक है ना, इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। और उसके बाद सुराबजी शाहपुरजी बंगाली, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन द इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, ओके, जो कि लंदन में फॉर्म हुई थी, यानी कि इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स, इसको इन्होंने सबसे पहले ज्वाइन किया था, इसको इन्होंने फर्स्ट ज्वाइन किया था। और ये कहाँ फॉर्म हुई थी, ये लंदन में फॉर्म हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विद रेफरेंस टू द जमींदारी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जमींदारी सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम आपको पता है, सबसे पहले 3 सिस्टम होते थे, आपको पता होना चाहिए 3 सिस्टम है, ठीक है, 3 सिस्टम बनाए थे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। जो इस जगह पे था ये था जमींदारी सिस्टम, ये ये आपका 1773 के अराउंड था, ठीक है, 1793 के अराउंड था, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। और उसके बाद इस जगह पे, इस एरिया में कौन था, एक यहाँ पर था, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये। यहाँ पर कौन सा था, ये जमींदारी था, यहाँ पर जमींदारी था, ठीक है। और यहाँ पर ये था महलवाड़ी, और स्पीच फिर साउथ में था रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी। ये हुआ था 1793 के अराउंड, ठीक है। ये वाला कब हुआ था, ये बेसिकली 1820 के अराउंड, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। और फिर उसके बाद ये वाला, तो ये 3 हुए थे, ये पता होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो जमींदारी सिस्टम के बारे में, ये बंगाल रीजन में हुआ था, जिसे मैंने बता दिया। इसी को हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। ये कब हुआ था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे हुआ था, जिसमें ये बताया 1793 के अराउंड ये हुआ था, ठीक है, 1793 के अराउंड ये हुआ था, क्लियर, ठीक है। इसमें होता क्या था, इसमें बेसिकली जो फार्मर थे, फार्मर से पहले जो पैसा जाता था वो ज़मींदार को जाता था, और ज़मींदार से फिर ब्रिटिशर्स के पास जाता था। तो ज़मींदार क्या करते हैं, एज ए कलेक्शन का काम करते थे, क्लियर बात। जिसे लिखा हुआ है, इट इज़ फिक्स्ड द लैंड राइट ऑफ द मेथड इन दी परपिचुइटी विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ द फिक्स्ड रेंट और दी ऑक्यूपेंसी राइट। बिल्कुल सही है, यानी कि आपको लैंड मिलता था विदाउट एनी फिक्स रेंट और दी ऑक्यूपेंसी राइट, ठीक। नेक्स्ट है, इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द 1793 थ्रू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ये मैंने बता दिया, बंगाल रीजन में था। अंडर दिस सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। नहीं, अभी बताया मैंने, डायरेक्टली फार्मर से नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, फार्मर पहले जमींदार को दे रहा है, जमींदार से फिर वो ब्रिटिश के पास जा रहा है। नेक्स्ट, इट वॉज द प्रिविलेंट इन द बंगाल रीजन, बिहार एंड दी उड़ीसा, ठीक है, बिल्कुल उस टाइम सारा कुछ लगभग इंक्लूडेड था। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल भी हो जाएगा हमारा सी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। विद रेफरेंस टू द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये फाउंड कब हुई थी, ये फाउंड हुई थी अक्टूबर 1920 में, ठीक है, अक्टूबर 1920 में। और किसने फॉर्म की थी, लाला लाजपत राय ने फॉर्म की थी। सो लाला लाजपत राय वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है ना। और अगर बात करें दीवान चमन लाल की, दीवान चमन लाल वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, ठीक है ना, फर्स्ट क्या थे वो, जनरल सेक्रेटरी थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाला लाजपत राय वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नहीं, ये तो गलत है, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी मैंने अभी बताया कौन है, दीवान चमन लाल। दीवान चमन लाल वॉज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, पर फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट वॉज द लाला लाजपत राय। और अक्टूबर 1920 में ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, गया सेशन ऑफ द कांग्रेस ऑफ द 1982 वेलकम्स द फॉर्मेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड कमेटी वर
एंड द कमेटी वॉज फॉर्म टू असिस्ट, ये बिल्कुल सही है। जब गया सेशन हुआ था, ठीक है ना, 1922 में गया सेशन जब हुआ था, ठीक है, और बेसिकली तो उस टाइम पे जो था वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को बहुत ज़्यादा क्या किया था, वेलकम किया था, बोला था हाँ भैया आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो ये क्या प्रोमिनेंट कांग्रेस स्वराजिस्ट लीडर जैसे जैसे सी आर दास, ठीक है ना, वो प्रिसाइड किए थे थर्ड एंड द फोर्थ सेशन ऑफ दी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इतनी बातें हमें यहाँ से पता होनी चाहिए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बी, अब यहाँ बात करते हैं कंसिडर फॉलोइंग एलिमेंट। अच्छा, हमें इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे बात करते हैं हंटर एजुकेशन कमीशन, अभी बताया मैंने, हंटर एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1882 में आया था। जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, ठीक है ना, उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में इसको बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच, ठीक है ना, वुड्स अभी बताया मैं 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, ठीक है ना। और ये क्या था, इट वॉज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन। वुड्स डिस्पैच को क्या कहते थे, है ना, वुड्स डिस्पैच को बोलते थे मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। तो इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा बोला जाता था उसको, ठीक है। फिर बात करते हैं ली कमीशन। ली कमीशन आया था 1924 में, ठीक है, ली कमीशन 1924 में आया था। ये किसके लिए आया था, ये रेशियल कंपोजिशन ऑफ द सुपीरियर सिविल सर्विसेज, यानी कि वही रेशियल कंपोजिशन, यानी कि देखने के लिए आया था कि जो सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है ना, उसमें देखने के लिए आया था कि उन सिविल सर्विसेज में मोस्टली कौन है, मोस्टली यूरोपियंस हैं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आया था ली कमीशन 1924 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेले कमीशन। रेले कमीशन क्या है, रेले कमीशन आया था बेसिकली इंक्वायर करने के लिए कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, 1902 में आया था, ठीक है ना, प्रोस्पेक्ट्स इनटू दी कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो जो यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटीज़ उनकी क्या कंडीशंस थी उसको देखने के लिए आया था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए कौन सा पहले आ गया, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। पहले हमारा दूसरा आ जाएगा, दूसरा यानी कि वुड्स डिस्पैच आ जाएगा पहले, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट आ जाएगा हंटर कमीशन, एंड देन रेली कमीशन, एंड देन द ली कमीशन, ठीक है ना। तो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं पबना रिवॉल्ट के बारे में, कौन सा सही है। पबना रिवॉल्ट बहुत एसोसिएटेड विद, अच्छा पबना रिवॉल्ट जो है वो किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो पबना रिवॉल्ट के बारे में बात किया जाए तो पबना रिवॉल्ट जो है ये किससे एसोसिएटेड है, इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पबना जो रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है, जो दिस पबना रिवॉल्ट, ये किसके बारे में था, ये बारे में था ऑक्यूपेंसी राइट को लेके, यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट, ऑक्यूपेंसी राइट, ऑक्यूपेंसी राइट किस चीज़ के लिए, लैंड के लिए, लैंड के ऑक्यूपेंसी राइट के रिगार्डिंग ये बेसिकली पबना रिवॉल्ट था, ठीक है। तो यानी कि जो पीजेंट थे वो डिमांड कर रहे थे कि लैंड उनका जा रहा है, सारी चीज़ों के बारे में, तो ऑक्यूपेंसी राइट के रिगार्डिंग था अंडर द एक्ट ऑफ द 1859, क्लियर। तो ये क्या था, इट वॉज जो ये था, ये पबना जो था, पबना वॉज अ डिस्ट्रिक्ट इन पटना, तो पटना में डिस्ट्रिक्ट था और वहाँ पर ये ईस्टर्न बंगाल में ये रिवॉल्ट चल रहा था, क्लियर। तो इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए क्या किया गया, 1885 में टेनेंसी एक्ट आया, बंगाल का टेनेंसी एक्ट आया। तो उसमें जो सारे जो राइट्स थे इनके छीन ले गए और ऑक्यूपेंसी राइट्स को और ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया, ठीक है ना। और दिस स्ट्रगल वॉज सपोर्टेड बाय दी बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, और आर.सी. दत्त और इंडियन एसोसिएशन, है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सब ने इनको क्या किया था, सब ने इनको सपोर्ट किया था। तो इट वॉज दी ऑपरेसिव पॉलिसी ऑफ दी जमींदार, जमींदार क्या कर रहे थे, जमींदार लैंड ले रहे थे फार्मर से, ठीक है। सो पबना रिवॉल्ट वॉज एसोसिएटेड विद इट, क्लियर। सो ए इज़ दी राइट आंसर। नाउ यूपी किसान सभा, यूपी किसान सभा फॉर्म्ड इन द ईयर, तो यूपी किसान सभा को कब फॉर्म किया गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो यूपी किसान सभा को बेसिकली 1918 में फॉर्म किया गया था। किसने फॉर्म किया गया था, आप नाम याद रखिएगा, नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जिसे आपने याद रखना है, नारायण द्विवेदी, नारायण द्विवेदी, ठीक, और दूसरा गौरी शंकर, गौरी शंकर मिश्रा, ठीक, नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय। तो नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने मिलकर लखनऊ में 1918 में यूपी किसान सभा का फॉर्मेशन किया था और ये अभी भी चल रही है। टोटल उस टाइम पे उसकी 450 ब्रांचेस थी, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग इस्टेब्लिश दी कैलकाटा मदरसा, कैलकाटा मदरसा विद द एम ऑफ, तो वॉरेन हेस्टिंग ने कैलकाटा मदरसा को इस्टेब्लिश किया था, ठीक। तो कैलकाटा मदरसा को इस्टेब्लिश करने का क्या एम था उस टाइम पे, ठीक है। तो इसके बाद किया जाए, कैलकाटा मदरसा को इस्टेब्लिश करने का एम ये क्या था, टू प्रिपेयर एंड क्वालिफाई द इंडियंस टू हेल्प द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन दी कंपनीज कोर्ट। आपको पता है कि बेसिकली वो क्या करते थे, दे वांट दी क्लर्क्स, दे वांट द सर्वेंट्स, ठीक है, जो उनको असिस्ट कर सके इन द वर्क ऑफ द कोर्ट, बट बिकॉज वी डोंट नो एट दैट टाइम द इंग्लिश लैंग्वेज, सो इसलिए उन्होंने मदरसे में
क्या किया, मदरसे में बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन और ये सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया और मदरसे एजुकेशन को बेसिकली बढ़ावा गया, ठीक है ना। सो बेसिकली बात किया, कलकत्ता मदरसा को इस्टेब्लिश किया गया, किसने किया था, कलकत्ता मदरसा जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1781 में। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा 2-3 चीज़ और आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत कॉलेज जो संस्कृत कॉलेज था उसको भी इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था बाय द जोनाथन डेक्कन, ठीक है। तो जोनाथन डेक्कन ने संस्कृत कॉलेज को स्थापना किया था कहाँ पर, बनारस में 1791 में। और इसका भी ये उद्देश्य था, ये किसके लिए था, देखो जो संस्कृत कॉलेज था उसका उद्देश्य था क्या, उसका एम था टू रिवाइव द हिंदू एजुकेशन, यानी कि जो हिंदू लोग थे, ठीक है, उनकी एजुकेशन को बढ़ाना और उनको प्रिपेयर करना, क्वालिफाइड करना टू बी द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एंड कलकत्ता मदरसा वॉज टू मेक द मुस्लिम्स टू बी इन द ब्रिटिश एजुकेशन, क्लियर, ताकि उनको सर्व कर सकें। तो दोनों का एम वही था, बस ये कलकत्ता मदरसा थे और ये संस्कृत कॉलेज था जो कि जॉन डेकन ने स्टार्ट किया था 1791 में। क्लियर बात होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दी कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला लिखा हुआ है कम्युनल अवार्ड जो है, सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। तो कम्युनल अवार्ड क्या है, कम्युनल अवार्ड जो है वो राम से मैकडोनाल्ड ने दिया था, ठीक है ना। और अवार्ड किए गए थे 6 अगस्त 1932 में। आपने पता होगा कि भीमराव बाबा साहब ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया हुआ था, ठीक है ना। सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की गई थी तो उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया हुआ था। सो दिस वाज द कम्युनल अवार्ड, ठीक है ना। तो ये और इसके लिए कम्युनल अवार्ड जो है, ठीक है ना, इसके लिए एक कमेटी भी आई थी, उसका नाम क्या है, द नेम ऑफ द कमेटी इज लोथियन कमेटी। तो इट वॉज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द लोथियन कमेटी, ये स्टेटमेंट को सही है, दैट द कम्युनल अवार्ड वॉज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द लोथियन कमेटी। नेक्स्ट इज द 33% ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर द वुमेन इन ऑल द प्रोविंसेस। 33% seats for the women were reserved in all the provinces. Now this statement is incorrect because not the 33%, only 3% of the seats were reserved for all the women in the provinces. तो ये पता होना चाहिए। और बाकी जो डिप्रेस्ड लोग थे, ठीक है ना, वो 2 वोट कर सकते थे, एक सेपरेट इलेक्टोरेट में और एक जनरल इलेक्शंस में, ठीक है ना, ये पता आपको होना चाहिए। और बॉम्बे प्रोविंस और मद्रास से करीबन 7 सीटें थी। तो यानी कि देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट हो गया, पहला हमारा सही हो गया। सो ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैड सेट अप दी नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस को किसने सेटअप किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नटाल इंडियन कांग्रेस वॉज सेटअप बाय द महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस को सेटअप किया गया था इन द ईयर ऑफ 1895। तो 1895 में नटाल इंडियन कांग्रेस को गांधी जी ने सेटअप किया गया था। किस लिए सेटअप किया गया था, फाइट फॉर द डिस्क्रिमिनेशन फेस बाय द इंडियन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो भी इंडियंस डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं उसको हटाने के लिए नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। एंड गांधी जी वॉज द फर्स्ट ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ इट। तो गांधी जी इसके पहले सेक्रेटरी भी थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवार्ड ऑफ द 1857। तो 1857 के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला लिखा हुआ है आउटराम इज द मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। यानी कि कई लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए थे इन द रिवॉर्ड ऑफ द 1857। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला है आउटराम, इन्होंने कहा था कि मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी थी ये टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश इंडिया, ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द सोशल प्रोग्रेस द इंग्लिश हैड ऑलरेडी इनिशिएटेड। एक्सटेंशन ऑफ द सोशल प्रोग्रेस द इंग्लिश हैज़ ऑलरेडी इनिशिएटेड, यानी कि उस चीज़ को एक्सटेंड करना जो इंग्लिश ने पहले से ही स्टार्ट कर दी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट इज दी आर होम्स। इन्होंने कहा था, देखो आर होम्स की अगर बात किया जाए तो इन्होंने किसके बारे में बात किया था, इन्होंने बात किया था नेशनल अपराइजिंग के बारे में। किसके बारे में आर होम्स ने बात किया था, ठीक है ना। वेट, आर होम्स ने किसके बारे में बात किया था, तो थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे। आर होम्स ने किसने बारे में बात किया था, आर होम्स ने बात किया था, क्या बात किया था कि इन्होंने बोला था कि इट इज़ द क्लैश बिटवीन दी सिविलाइजेशन, इट इज़ द क्लैश बिटवीन द सिविलाइजेशन एंड बारबेरियनिज्म, ठीक है। ये बात की थी आर होम्स ने, ये बात नहीं की थी दैट इट इज़ द वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। तो सर ये बात किसने की थी, इट इज़ दी वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, ये बात बोली थी किसने, रीज ने, ठीक है ना। REES रीज ने बोली थी कि दैट इट इज़ अ वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी। आर होम्स ने क्या बोला था, घर में क्या, होम्स मतलब घर, आप ऐसे समझ सकते हो। तो घर में मतलब ये सिविलाइजेशन और बारबेरियनिज्म, इसके बीच की लड़ाई के बारे में बात किया था,
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, राइट हमारा आंसर हो गया सी। और उसके बाद बेंजामिन ने क्या बोला था, दैट इट इज़ अ नेशनल राइजिंग। ठीक है, तो आंसर हो गया 18 का सी। 19 के बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस was established in the 1889 in the Britain। ठीक है, it aims to raise the awareness for the public in the Britain of Indian issue। ठीक है, देखो दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर बात किया जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है ना, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको 1889 में बिल्कुल इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटेन में। क्यों इस्टेब्लिश किया गया, ताकि जो कंडीशन है, इंडिया की कंडीशन जो उस टाइम की थी, इंडिया में जो चल रहा था, उसको वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सके और लोगों को इन्फॉर्म कर सके कि ब्रिटिश क्या क्या हम लोग के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, क्या क्या एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। और इट एम्स टू रेज द अवेयरनेस फॉर द पब्लिक इन द ब्रिटेन इशू, ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेशनल कांग्रेस मर्ज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। जो नेशनल कांग्रेस था वो किस ऑर्गेनाइजेशन के से साथ मर्ज हो गई थी। ठीक है, तो जो नेशनल कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, आईएनसी थी, वो मर्ज हो गई थी किसके साथ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ। किसके साथ, इंडियन नेशनल एसोसिएशन के साथ। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन इसको किसने बनाया था, इसको दो लोग ने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ठीक, और उसके बाद आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाया था 1886 में, सॉरी इंडियन नेशनल एसोसिएशन को बनाया था, ठीक है ना। और ये मर्ज कब हो गई थी, मर्ज हो गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएनसी, ये मर्ज दोनों हो गई थी कब, 1886 में। 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएनसी मर्ज हो गई थी, ठीक है। 1885 में आईएनसी बनी और 1886 में दोनों लोग क्या हो गए, दोनों मर्ज हो गए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको हमें लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट पहले लिखा हुआ है, दी पार्टीशन ऑफ द बंगाल केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब आया था इफेक्ट में, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इफेक्ट में आया था वो आया था अक्टूबर 1905 में। क्लियर, सॉरी यहाँ पे लिखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट, ये आया था अक्टूबर 1905 में। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था हमारा दिसंबर 1907 में, ठीक, सूरत स्प्लिट। और सूरत स्प्लिट में AC मजूमदार, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, बॉयकॉट रेजोल्यूशन वॉज पास्ड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बाइकॉट रेजोल्यूशन कब पास किया गया, ये पास किया गया था अगस्त 1905 में। भाई पहले क्या होगा, पहले बाइकॉट रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, ठीक है ना, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पार्टीशन होगा। भाई पहले हम विरोध कर रहे हैं उस बात का ना, और फिर वो बाद में वो बात हो गई, ठीक है। यानी कि बाइकॉट जो रेजोल्यूशन है वो पास किया गया था अगस्त 1905 में, बट पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, वो हुआ था अक्टूबर 1905 में। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, दिसंबर 1907 में। नेक्स्ट इज दादा भाई नौरोजी अनाउंस्ड द गोल ऑफ द कांग्रेस फॉर स्वराज। बिल्कुल सही बात है, दादा भाई नौरोजी ने ये बात बोली थी कि जो कांग्रेस का गोल है वो क्या है, वो स्वराज है। और ये कब बोला था, इन्होंने बोला था दिसंबर 1906 में, दिसंबर 1906 में, ठीक है ना। और जब मैं बात कर रहा था सूरत स्प्लिट, तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर इस समय में प्रेसिडेंट कौन था, यहाँ पर थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो थे वो क्या थे, वो सूरत स्प्लिट के टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। विच न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय द प्रार्थना समाज फॉर द सोशल अवेयरनेस। तो प्रार्थना समाज के द्वारा कौन सा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो प्रार्थना समाज के द्वारा सुबोध पत्रिका नामक जो पेपर है वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। प्रार्थना समाज की बात किया जाए तो प्रार्थना समाज किसने स्टार्ट किया था, प्रार्थना समाज जो है, ठीक है ना, इट वॉज स्टार्टेड बाय द आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है ना, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक, इन द ईयर ऑफ द 1867। तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर। और प्रार्थना समाज की स्थापना, ठीक है, 1857 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द टीपू सुल्तान व्हाट वर द चेंजेस द स्टेट ऑफ द मैसूर वेंट थ्रू। यानी कि टीपू सुल्तान की मौत के बाद क्या क्या चेंजेस मैसूर स्टेट में हुए, ठीक है। पहला है, द न्यू स्टेट ऑफ द मैसूर वॉज हैंडेड ओवर टू द कृष्णराज III हु एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस। ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 1831 विलियम बैंटिक टू कंट्रोल ऑफ द मैसूर ऑन द ग्राउंड ऑफ द मिस गवर्नमेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड 1881 द लॉर्ड रिपन रिस्टोर्ड द किंगडम टू इट्स रूलर। सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है ना। अगर बात किया जाए जो टीपू, इसकी ये है एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है ना, जो मैसूर के साथ 3 वॉर्स हुई थी, मैसूर के साथ 3 वॉर हुई थी और उसके अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर पेज का डी हो जाएगा। क्लियर। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एल्बर्ट बिल किस करेक्ट। अभी बताया मैंने, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है। और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है, ठीक है ना, वो क्या हुई थी, वो 1883 में हुई थी। किस लिए हुई थी, क्योंकि यूरोपियन जो क्रिमिनल्स थे उनको इंडियन जजेस उनको इंटरोगेट, उनको पनिश नहीं कर सकते थे, अपना जजमेंट नहीं दे सकते थे। सो हेंस दिस वाज द इशू। और ये किसके टाइम पे हुआ था, दिस वाज हैपन ड्यूरिंग दी लॉर्ड रिपन के टाइम पे बेसिकली हुआ था। क्लियर। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है इट प्रपोज दैट द इंडियन मजिस्ट्रेट वुड ट्राई द यूरोपियन इन द क्रिमिनल्स। ये बिल्कुल सही है भाई। इन्होंने बोला था कि इंडियन जो मजिस्ट्रेट हैं अब से क्या करेंगे, यूरोपियन क्रिमिनल्स को भी पनिश कर सकेंगे, उनको इंटरोगेट कर सकेंगे। बट इसीलिए दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि हेंस द एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी। तो इस एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी को हटाने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था 1884 में। क्लियर। सो ए इसका जो हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कई सारी ट्रीटीज़ हैं और कंट्री एसोसिएटेड है, ठीक है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सी जो राइट मैचिंग में दिया गया हुआ है। पहला है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है वो अमेरिका में हुई थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। ट्रीटी ऑफ जो पेरिस है वो क्या हुई थी, वो ट्रीटी ऑफ पेरिस थी, इट वॉज बिटवीन दी ब्रिटिश एंड दी अमेरिका। तो अमेरिका का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके लिए थी 1783 में हुई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट इज दी ट्रीटी ऑफ दी गंडकमक, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ दी गंडकमक। ट्रीटी ऑफ गंडकमक जो हुई थी ये 1879 में हुई थी, ठीक है ना। ये एंग्लो अफगान वॉर का रिजल्ट था, ठीक है ना। और इस ट्रीटी में क्या हुआ था, जो खैबर ट्राइब्स है वॉज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, ठीक है ना, खैबर ट्राइब वॉज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। तो ये भी सही, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। और बाकी की अगर बात किया जाए तो ट्रीटी ऑफ दी जो संगौली है, तो संगौली एक एरिया पड़ता है नियर बिहार, ठीक है। ट्रीटी ऑफ संगौली जो है वो नेपाल में हुई थी, नेपाल के साथ, ठीक। और ट्रीटी ऑफ यंदाबो ये बर्मीज़ वॉर के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। और ट्रीटी ऑफ यंदाबो जो था वो हुआ था 1826 में, ठीक। और ट्रीटी ऑफ संगोई हुई थी 1816 में, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, आंसर हमारा ए सही हो गया, दैट इज़ द 1 और 2, यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट मैचिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात करते हैं रिवॉल्ट और ईयर के बारे में, कौन सा रिवॉल्ट किस ईयर में हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अहोम की। तो अहोम जो है इट इज़ अ रीजन इन दी आसाम। तो ये क्या है, ये आसाम में रीजन है। 1828 में अहोम रिवॉल्ट हुआ था, ठीक है ना, अहोम की टेरिटरी में। नेक्स्ट बात करते हैं द रिवॉल्ट ऑफ दी पॉलीगार। पॉलीगार का जो रिवॉल्ट था वो साउथ इंडिया में था इन द ईयर ऑफ 1795 से 99 के बीच में पॉलीगार का रिवॉल्ट हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मोया मरीज। तो मोया मरीज रिवॉल्ट कब हुआ था, दिस रिवॉल्ट हैपन इन द 1769, ठीक है ना। और ये क्या था, ये था टसल बिटवीन दी अहोम जो कि आसाम के थे और मोया मरीज। तो इन दोनों के बीच में रिवॉल्ट हो गया था, लड़ाई हो गई थी, और उसके बाद ये उसका नाम पड़ गया। नेक्स्ट इज द पाइका रेबिलियन। पाइका रेबिलियन हुआ था 1817 में, ठीक है ना। और ये पाइका कौन थे, पाइकाज जो थे वो कहाँ के थे, वो उड़ीसा के थे, ठीक है ना। और ये क्या हुआ था, वही लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण, किसकी वजह से, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा 26 का बी, ठीक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड डायरेक्टली विद दी खिलाफत मूवमेंट, यानी खिलाफत मूवमेंट से डायरेक्टली कौन आदमी रिलेटेड नहीं था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, जो था वो खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड नहीं था, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल कौन था, मोहम्मद इकबाल वो ही इज़ द पोएट, ठीक है ना। और ये क्या है, ही इज़ अ सेल्फहुड पोएट, ठीक है ना, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान। ये क्या है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। इन्होंने बहुत सारी पोएम भी लिखी थी, क्लियर। बाकी जो सारे लोग थे कहीं ना कहीं वो खिलाफत मूवमेंट से वो क्या थे, वो रिलेटेड थे, क्लियर। उसके बाद एक और बात की जाए, अगर हज़रत मोहानी, ठीक है ना, हज़रत मोहानी की बात की जाए तो हज़रत मोहानी ने एक स्लोगन दिया था, वो इंपॉर्टेंट है, इज़ दी इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन किसने किया था, वो हज़रत मोहानी ने दिया था। नेक्स्ट, विच ट्रीटी अमंग द फॉलोइंग पेव्ड द वे फॉर द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से
एंग्लो मराठा वॉर किसकी वजह से हुई थी, कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिसकी वजह से विच कॉजेज द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। सो इट वॉज द ट्रीटी ऑफ द बेसिन। ट्रीटी ऑफ द बेसिन जो हुई थी उसकी वजह से सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुई थी। और ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुई थी, 1802 में, 1802 में। सबसे पहले अगर बात की जाए मराठा वॉर की तो टोटल कितनी मराठा वॉर हुई थी, ठीक है। तो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल मराठा वॉर जो है वो 3 हुई थी। पहली हुई थी 1775 से 1782 तक, दूसरी हुई थी 1803 से 1805 तक, और तीसरी हुई थी 1817 से 1818, ठीक। यहाँ पर 82 में 1782 में ट्रीटी कौन सी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई हुई थी, ठीक। और उसके बाद 1805 में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ राज परघाट। और उसके बाद 1818 में कौन सी ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मंदासौर, ठीक। और बाकी 1817 में बताया, 1817 में ट्रीटी ऑफ पूरा, 1817 में ट्रीटी ऑफ पूरा, ठीक है ना, पूना, पूना नॉट पूरा, ठीक, ट्रीटी ऑफ पूना। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पूना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ पूना। ना ट्रीटी ऑफ पूना कब हुई थी, 1817 में। इसका आंसर ये हो गया। फिर बात करते हैं ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत ये कब हुई थी, ये हुई थी 1775 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में। एंड ट्रीटी ऑफ वाटगॉन ये कब हुई थी, 1779 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया ट्रीटी ऑफ बेसिन। क्योंकि देखो यहाँ पर समझ सकते हो ना, जब यहाँ से 1803 से 1805 तक सेकेंड बेसिकली बात हुई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 1802 में ये ट्रीटी ऑफ बेसिन हो गई, क्लियर। नहीं बात करते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इनेक्टेड द पॉलिसी ऑफ द प्राउड रिजर्व। प्राउड रिजर्व की पॉलिसी किसने इनेक्ट की थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्राउड रिजर्व, देखिए प्राउड रिजर्व की जो पॉलिसी है वो लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, इन द ईयर ऑफ द 1876। इसमें क्या बताया था, कुछ नहीं, इसमें बात कर रहे थे एनेक्सेशन की बात किया था। क्या बात किया था, एनेक्सेशन की बात किया था कि जो कंट्रीज़ है, जो टेरिटरी उसको एनेक्स कर लेंगे, ठीक है, यानी कि जो सही से काम नहीं कर रही है, यानी कि बफर स्टेट की इसमें बात किया गया था, बफर स्टेट की बात किया गया था, ठीक है। तो लॉर्ड लिटन ने जो प्राउड रिजर्व है, प्राउड रिजर्व कुछ नहीं होता है, बफर स्टेट बना दिया है, उसी को वो प्राउड रिजर्व कह रहे हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, 30 के बारे में। ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मनी लॉयर्स सच एज द मोतीलाल नेहरू, सी आर दास एंड राजगोपालाचारी एंड असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस, ठीक है, बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं भाई, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं बाइकआउट ऑफ द फॉरेन आर्टिकल्स एंड द गवर्नमेंट टाइटल्स वॉज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है। तो जो देखा जाए दोनों जो ऑप्शन हैं यानी कि असर्शन और राइट दोनों हैं, सही हैं। बाइकआउट मूवमेंट चल रहा था है ना, आईएनसी ने लॉन्च किया हुआ था 1920 में, 1920 में इसको लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। क्यों लॉन्च किया गया था, इट वॉज द आफ्टर मैथ ऑफ द जलियांवाला बाग, ठीक है ना। अप्रैल 13 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसकी वजह से इसको नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था सितंबर 1920 में, और ये खत्म कब हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 31। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मेंशन द आइडिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी किसने पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली को का जो आइडिया है वो दिया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो पहला आइडिया था वो स्वराज पार्टी ने दिया था, ठीक है ना। स्वराज पार्टी ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पहला आइडिया दिया था, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा स्वराज पार्टी ने कहा था कि 1934 तक हम क्या करेंगे, हम सेल्फ रूल ले लेंगे, यानी कि हम स्वराज ले लेंगे, हम फ्री हो जाएंगे, क्लियर, सेल्फ रूल की बात की थी, पर ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ था 1936 में जो स्वराज पार्टी का जो स्लोगन था, 1936 में जो ये नियम था, यानी कि जो ये कन्वेंशन था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ये कांग्रेस ने क्या किया, आईएनसी ने अडॉप्ट कर लिया था। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। इन द मार्च 1940 बोस कन्विंस्ड एन एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस एट द रामबाग विच वॉज जॉइंट एफर्ट ऑफ। तो बोस ने क्या किया था, बोस ने एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की थी, ठीक है ना, एट दी रामबाग, ठीक है ना। इसको विच वॉज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ, तो किसने जॉइंट एफर्ट इसमें बनाया था। तो देखिए इसमें है फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा, इन दोनों का जो है इसमें जॉइंट एफर्ट था, ठीक है, और ठीक है, इन दोनों का इसमें जॉइंट एफर्ट था, क्लियर।
उन्होंने क्या किया था बोस ने, उसके बाद क्या किया था बोस ने, कहा किया था बोस बेसिकली जर्मनी गए थे, हिटलर से हेल्प भी ली थी, और उन्होंने जो भी मुक्ति सेना बनाई थी वहाँ पर, मुक्ति सेना किसके थ्रू बनी थी, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू मुक्ति सेना बनी थी। और बोस जी ने एक स्लोगन दिया था, जय हिंद का स्लोगन दिया था, ठीक है ना, फ्रॉम दी फ्री इंडिया। क्लियर नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली राइट मैच नहीं है। क्लियर, तो पहला इसमें लिखा हुआ है हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट ये लिखा है गिरीश चंद्र घोष ने, ये सही है। लिखा हुआ है बंग दर्शन, बंग दर्शन, तो को बंग दर्शन जो है वो दयालाल इन्होंने नहीं लिखा हुआ है। बंग दर्शन जो लिखा हुआ है किसने लिखा हुआ है, ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चैटर्जी। बंग दर्शन किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है, इसलिए जो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि गलत मार्क है। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन सोशलिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा सही है। एंड नेक्स्ट इज द परिदर्शक, ये आपका बिपिन चंद्र पाल ने लिखा हुआ है, ये भी सही है, यानी कि बी इज दी राइट आंसर। 34 की बात किया जाए, गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व 6 अप्रैल 1919 एज द डे ऑफ द वायलेंस अपोजिशन ऑफ द रॉलेट एक्ट। ठीक है, द एक्ट curbed द फंडामेंटल राइट सच एज द फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन द पुलिस पावर। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही इनमें से, देखिए देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि 6 अप्रैल 1919 को हम एज ए बेसिकली रॉलेट एक्ट के खिलाफ हम एज ए वॉलेंट प्रोटेस्ट करेंगे, मतलब ओके अपोजिशन करेंगे। बट यही जब गैदर हो रहे थे तो बैसाखी में, वही 13 अप्रैल को 1993 में 1919 में, ठीक है, क्या हो गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। एंड देन सितंबर 1920 में उन्होंने क्या किया था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, जिसको हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट सितंबर 1920 में लॉन्च कर दिया था उन्होंने, ठीक है ना, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। क्लियर बात हो गई इतनी। एंड ये क्या करता, ये एक्ट जो था रॉलेट एक्ट, ये क्या कर रहा था, कर्ब कर रहा था द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल। तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट थे उसको ये एक्ट क्या कर रहा था, उसको ये एक्ट कर्ब कर रहा था। एंड जनरल डायर वॉज द पर्सन, ठीक है, जनरल डायर वॉज द पर्सन जो वहाँ पे गया था, कल्प्रिट था। क्लियर, और उसके बाद जब जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, देन दी मैनी पीपल, उन्होंने क्या किया था, अपनी जो भी जो डेजिग्नेशन थी वो लौटा दी। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, ठीक है, उन्होंने जो नाइटहुड की उन्हें डिग्री जो उपाधि थी वो भी क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज और वर द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, यानी कि HSRA का एसोसिएशन किससे है, कौन किसने ये फॉर्म किया हुआ है, इन द सितंबर 1928। तो सितंबर 1928 में HSRA का फॉर्मेशन हुआ था। अब पूछ रहा है इसमें कौन कौन था, तो इसमें कौन कौन लोग थे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जाए कि जो भगत सिंह और चंद्रशेखर जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह जोगेश चंद्र चटर्जी, ठीक है ना। फिरोज शाह कोटला में इसको बेसिकली फॉर्मेशन हुआ था। फिरोज शाह कोटला कहाँ पे है, दिल्ली में, बाई द चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव और जोगेश सिंह चटर्जी, इतने लोग थे यहाँ पर, ठीक है ना। ये अजय घोष और ये दोनों लोग नहीं थे। कौन कौन थे, फिर से नाम सुन लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह और उसके बाद सुखदेव और उसके बाद जोगेश चंद्र चैटर्जी, इतने लोग थे किसमें, फॉर्मेशन ऑफ द HSRA, जो कि हुआ था 1928 में। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ए, 35 का ए। फिर बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, दैट इट वॉज एस्टैब्लिश एज द न्यू पार्टी विद इन द कांग्रेस बाय द सुभाष चंद्र बोस। ओके, ठीक है, एंड इट वॉज फॉर्मुलेटेड its formulation led to the Subhash Chandra Bose debarred from holding any office from the Congress for 3 years। देखिए देखा जाए तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही हैं, यानी कि ये क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है ना। एक न्यू पार्टी उन्होंने बनाने की कोशिश की थी विद इन दी कांग्रेस, एक न्यू पार्टी बनाने की कोशिश की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक विद इन दी कांग्रेस इन द मे ऑफ 1939। 2 सेशन उन्होंने लड़े थे, एक था हरिपुरा सेशन और एक त्रिपुरी सेशन। हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस ने लड़ा था 1938 में, त्रिपुरी लड़ा था 1939 में, ठीक है ना। बट वहाँ पर कुछ गांधी जी के साथ विवाद हो गया था, तो उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को वहाँ का 39 का प्रेसिडेंट का INC का प्रेसिडेंट बना दिया गया था, ठीक है ना। और बोस ने क्या किया, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई उन्हीं लोगों से, यानी कि जो कांग्रेस बनी थी उन्हीं कांग्रेस में से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, ठीक है। एंड दिस फॉरवर्ड बोस ने क्या किया, ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अगेंस्ट। फिर कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बोस को निष्कासित कर दिया, मतलब हटा दिया फ्रॉम दी कांग्रेस फॉर द 3 ईयर्स। इसलिए देखा जाए दोनों जो स्टेटमेंट है वो क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। विद रेफरेंस टू दी प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ द 1937 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1937 में, तो कौन सा इलेक्शन सही है।
पहले लिखा हुआ है द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937 वर हेल्ड इन द ब्रिटिश इंडिया एज मैंडेटेड बाय द साइमन कमीशन। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट तो ऐसा तो 37, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है द इलेक्शन वॉज बेस्ड ऑन द लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये स्टेटमेंट सही है। जो भी 1937 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ था वो लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड था। ठीक है, लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी पर बेस्ड था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द इलेक्शन मैनिफेस्टेड ऑफ द कांग्रेस रीअफर्म्स एक्सेप्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये भी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ना, दैट प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ द 1937 वाज हेल्ड इन द ब्रिटिश इंडिया एज मैंडेटेड बाय द साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन ने मैंडेट नहीं किया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट है, ठीक है ना, उसी ने मैंडेट किया था कि भाई वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन को किसने फॉर्म किया हुआ था। ठीक है, सो बात की जाए इसकी, तो इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन को किसने फॉर्म किया था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। ठीक है ना, एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1990। 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भारत महिला परिषद। भारत महिला परिषद की स्थापना किसने की थी। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रमाबाई रनाडे ने भारत महिला परिषद की स्थापना की थी। ठीक है ना, भारत में महिला परिषद की स्थापना की थी। ठीक, अगर बात किया जाए कि ये रमाबाई रनाडे कौन है, आपने MG रनाडे का नाम सुना होगा। ठीक है ना, हु इज़ MG रनाडे, ही इज़ द फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो उनके द्वारा ये स्थापना की गई थी, भारत महिला परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द न्यूज़पेपर विट्ठल विध्वंसक। तो विट्ठल विध्वंसक न्यूज़पेपर जो है वो किसने लॉन्च किया था। सो दिस वॉज लॉन्च बाय दी गोपाल बाबा वागलंकर। ये UPSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, विट्ठल विध्वंसक पेपर किसने लॉन्च किया। ओके, सो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 40 का राइट आंसर हो गया आपका A। क्लियर। और बाकी एक और चीज़ बताना चाहिए, EV रामास्वामी, ठीक है ना, EV रामास्वामी ने क्या किया था, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सर सैयद अहमद खान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला पूछा है क्वेश्चन दैट ही बिकेम द मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली in the year of the 1878 and his loyalty earned him the title knighthood from the British। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखा जाए बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सर सैयद अहमद खान है वो 1876 में रिटायर हो गए थे और उसके बाद 78 में क्या किया था, उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था और 1888 में उन्हें क्या मिल गया था, नाइटहुड की उपाधि मिल गई थी, जस्ट लाइक दी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर रिनाउंड इट्स नाइटहुड टाइटल आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट इज ही सपोर्टेड द पर्दा पॉलीगमी एंड सिस्टम ऑफ द पीर एंड द मुरीद। ठीक है ना, तो मुरीद। ठीक है ना, देखा जाए ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान थे ही ऑलवेज इन द सपोर्ट ऑफ एडुकेटिंग दी एजुकेशन। तो ही वांट टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स फ्रॉम दी वाया दी रूट ऑफ द एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन, एंड ही वॉज अगेंस्ट दी पर्दा पॉलीगमी और जो भी सती प्रथा है। ठीक है ना, और जो डाइवोर्स का यानी कि एडवोकेटिंग वो बात करते थे ईज डाइवोर्स की, यानी कि ईजी डाइवोर्स के बारे में बात करते थे। आपको पता है कि जो इस्लाम में डाइवोर्स की जो प्रोसेस है वो बहुत डिफिकल्ट है, तो वो उसकी इजी डाइवोर्स की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एंड ही वाज आल्सो अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ द पीरी एंड मुरादी। ये क्या होता है, पीरी मतलब होता है, इसको बोलते हैं गुरु, जो गुरु है, टीचर है, और ये क्या होता है, जो उसका डिसाइपल है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इस देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द देवबंद मूवमेंट। ठीक है ना, कौन सा देवबंद मूवमेंट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देवबंद मूवमेंट के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए, इट वॉज स्टार्टेड बाय द मोहम्मद कासिम एंड दी राशिद अहमद। देखो ये भी बात सही है। देखो सब एक बात किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। सर सैयद अहमद खान भी क्या कर रहे थे, विमेन की एजुकेशन को, मुस्लिम में एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, और जो देवबंद एजुकेशन है, यानी कि देवबंद जो मूवमेंट था, ठीक है ना, ये भी क्या कर रहा था, ये भी बात कर रहा था
इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पर्सन। पर ये कैसे बात कर रहा था, ये बात कर रहा था मुस्लिम एजुकेशन के बारे में इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नोन एज द, बात कर सकते हैं मोरल और रिलीजियस। मोरल और रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा कौन दे रहा था, वो दे रहा था देवबंद मूवमेंट, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान क्या कर रहे थे, सर सैयद अहमद खान जिस तरह की एजुकेशन दे रहे थे वो इंग्लिश एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी, ठीक है ना, वेस्टर्न एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा दे रही थी। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी सही है। देवबंद स्कूल ने क्या किया था, आईएनसी के फॉर्मेशन को क्या किया था, उन्होंने वेलकम किया हुआ था। क्लियर, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के बारे में बात किया जाए तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो है, सर सैयद अहमद खान ने एक सोसाइटी बनाई थी, नाम था उसका साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे फेमस उनकी जो चीज़ है जो बनाई थी उन्होंने, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाद में जाके बना, ठीक है ना। और उन्होंने एक और बुक भी लिखी थी जिसका नाम है लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, ये बुक भी उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट फाउंडेड इन दी 1709। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट जो कि 1907 में फाउंड हुई थी, उसके द्वारा पहली स्कॉलरशिप किसको मिली थी, तो जो पहली स्कॉलरशिप मिली थी वो किसको मिली थी, वो मिली थी नटनलाल बोस को, ठीक है। इनको पहली जो स्कॉलरशिप है वो मिली थी। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले लिखा हुआ है द मॉडरेट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फेल्ड टू रियलाइज दैट द रिफॉर्म्स ब्रॉट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द ब्रिटिश was to isolate the extremist then to reward the moderate। ओके, ठीक है, ये बिल्कुल बात सही है, ठीक है। यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे और मॉडरेट ये रियलाइज़ कर ही नहीं पाए कि जो भी रिवॉर्ड्स जो ब्रिटिश दे रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं आइसोलेट कर रहा था, दूर कर रहा था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट को। नेक्स्ट लिखा है एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट रियलाइज्ड दैट द मॉडरेट कुड एक्ट एज दियर फ्रंट लाइन टू डिफेंड अगेंस्ट द स्टेट परमिशन। ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि मॉडरेट जो थे, नहीं ये भी स्टेटमेंट, एक मिनट, हाँ ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना, डिड नॉट रियलाइज, एक मिनट, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन क्या है कि ये जो ए है वो आर का राइट एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा 44 का ए। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो 45 में कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट सत्येंद्र सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड इन दी 1909 टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो ये जो स्टेटमेंट है पहला ही क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, एज पर द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 द नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड द प्रोविंशियल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल वर इंक्रीज। ये भी सही है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जब आया था तो उसने क्या किया था, जो भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और प्रोविंशियल में दोनों में नंबर ऑफ पर्सनस को बढ़ाया गया था। अप्रैल 1909 बरिंद्र कुमार घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता स्टार्टेड द न्यू वीकली, इसका नाम था युगांतर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट है बारदोली सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट द तिनकठिया सिस्टम इम्पोज बाय द यूरोपियन इंडिगो प्लांटर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये पार्शली करेक्ट है, यानी कि इसको हम इनकरेक्ट मानेंगे। और से पूछ रहा है कौन सा नॉट करेक्ट है, पहला है बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं मान रहा हूँ कि तिनकठिया जो बेसिकली है यानी कि अनफेयर, बारदोली जो है वो तिनकठिया मूवमेंट के लिए था, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए तो ये था बारदोली सत्याग्रह वॉज अगेंस्ट दी इंक्रीज अनफेयर टैक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है टैक्स लगाया जा रहा था, उसके खिलाफ ये लगाया जा रहा था, ठीक है ना। और बात किया जाए ठीक है, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया गया था। और वहाँ पर कौन गया था, वहाँ पर सरदार पटेल गए थे, ठीक है। और सरदार पटेल 1928 में गए थे, तो बारदोली का सत्याग्रह कब हुआ था, 1928 में। और वहीं की औरतों ने इनको सरदार पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार पटेल की उपाधि दी थी, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो टैक्सेस लग रहे थे उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था। यूरोपियन इंडिगो प्लांटर से इसका कोई भी रिलेशन नहीं था, यानी कि डी हमारा जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु स्टार्टेड द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन इन 1905। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बात किया जाए
लंदन में इंडियन होम रूल की स्थापना किसने की थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्णा वर्मन। श्यामजी कृष्णा वर्मन ने 1905 में इसकी स्थापना की थी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द गदर पार्टी। गदर पार्टी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्लियर? तो पहला बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इट हैज़ द हेडक्वार्टर एट द वैनकूवर एंड ब्रांचेस अलॉन्ग द यूएस कोस्ट एंड द फार ईस्ट। क्लियर? तो देखा जाए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा स्टेटमेंट सही है। जो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वैनकूवर में है जो ये कनाडा में है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 के आसपास। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है द मेंबर इंटेंडेड टू ब्रिंग अबाउट अ रिवॉल्ट इन इंडिया एंड वर इनकरेज्ड बाई टू इवेंट्स that is the कामागाटू इंसिडेंट एंड द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दोनों जो इंसिडेंट है वो सही है, यानी कि कामागाटू मारू इंसिडेंट जो हुआ था, ठीक है ना, जो शिप का इंसिडेंट हुआ था। पहले क्या था, शिप बेसिकली शिप जा रहा था जब हमारा कनाडा, ठीक है, तो कनाडा में वहाँ पे एंट्री नहीं मिली। उसके बाद जब वापस आया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ था, कुछ इंसिडेंट हो गया था और उसकी वजह से क्या हुआ था, करीबन कई सारे जो पैसेंजर्स थे, करीबन जो 22 लोग थे, ठीक है ना, वो मारे गए थे। सबसे पहले शिप कहाँ पर था? सिंगापुर में था। सिंगापुर से कनाडा जा रहा था पर कनाडा में एंट्री मिली नहीं लोगों को, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ कई सारे रीजंस, ब्रिटिशर्स ने भड़का दिया होगा। उसके बाद फिर से वो वापस आ गया और वहाँ पर 22 लोगों की डेथ हो गई थी। इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही है, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1913 में। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द नॉट एसोसिएटेड विद द बर्लिन कमेटी फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1915। तो यानी कि जो बर्लिन कमेटी फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस है ऑफ 1915, उससे कौन व्यक्ति जो है वो एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, इसका आंसर बताया, अगर जो सारे लोग हैं एसोसिएटेड है, सिर्फ जो गुरबख्श सिंह ढिल्लों जो हैं ये इससे एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहले लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी फंक्शन। बिल्कुल सही है। चार्टर एक्ट जो 1813 में आया था उससे रेवेन्यू और जुडिशरी के जो फंक्शंस है वो अलग अलग कर दिया गया था। उसके अलावा चार्टर एक्ट 1813 में क्या बात किया गया था? बात किया गया था कि 1 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा। 1 लाख रुपए किसके लिए? इंग्लिश एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। और उसके अलावा जो मोनोपोली थी, कंपनी की जो मोनोपोली थी ओवर द ट्रेड, ठीक है ना, एंड द ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, यानी कि ट्रेड विद चाइना और ट्रेड इन टी, ये दोनों की जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया था? उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द कंपनीज मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया इंडियड बट द कंपनीज रिटेन्ड ट्रेड विद द चाइना एंड द ट्रेड इन सी। ये बिल्कुल सही है। अच्छा, ये 33 में हुआ था, सॉरी 13 में नहीं हुआ था, ये 33 में हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें 1 लाख रुपए की बात की गई थी, इसमें 1 लाख रुपए की बात की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ द 1793 प्लेस्ड द बंगाल, मद्रास एंड द बॉम्बे एंड ऑल द अदर टेरिटरीज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश। ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर बात किया जाए ये कैसे हुआ था, ये हुआ था 1853 के एक्ट से। 1853 के एक्ट से ये हुआ था। क्लियर? सो द राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रेजेंट। पहला इंडियन जर्नलिस्ट कौन था जिसको इम्प्रेजेंट किया गया था? ठीक है, तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इम्प्रेजेंट इन द ईयर ऑफ 1883। ठीक है, 1883 में। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बोन मेड टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक एज वॉज फाउंड फ्रॉम द बुर्ज़ोहम। बुर्ज़ोहम कहाँ पर है? यानी कि जो न्यूलिथिक में बोन मेड टूल्स मिले हैं बुर्ज़ोहम में, तो बुर्ज़ोहम कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो बुर्ज़ोहम कहाँ पड़ता है? बुर्ज़ोहम पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। कई सारी जो साइट्स हैं उसमें से एक साइट है बुर्ज़ोहम, वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ती है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है ना। और बुर्ज़ोहम के अलावा जो है चिरांड साइट है, चिरांड कहाँ पड़ती है? बिहार में। चिरांड पड़ती बिहार में, ठीक है ना। यहाँ से भी हमें बोन्स के टूल्स मिले हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट वॉल्यूम ऑफ द वेदास। वेदास का शॉर्टेस्ट वॉल्यूम कौन है? ठीक है, शॉर्टेस्ट वॉल्यूम कौन है? सामवेद जो है वो शॉर्टेस्ट वॉल्यूम है। और बिगेस्ट वॉल्यूम कौन है? ऋग्वेद। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। ठीक है, ऋग्वेद में टोटल कितने हैं? 1028 जो हैं वो हाइम्स हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ठीक
ठीक है ना। पीपल ऑफ द विच स्टोन एज वर मोस्ट इंटरेस्टेड इन द पेंटिंग, पेंटिंग में सबसे ज़्यादा कौन इंटरेस्टेड था, ठीक है। तो पेंटिंग में क्या है, मीसोलिथिक एजेस के जो पीपल थे वो बहुत ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्टेड थे। कई सारी पेंटिंग्स बनाई उन्होंने, ठीक है ना। जैसे अगर बात किया विंध्या हिल्स की रॉक जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद आदमगढ़ या भीमबेटका की जो पेंटिंग है जो कि एमपी में है, या फिर उसके बाद प्रतापगढ़ या फिर मिर्ज़ापुर की जो पेंटिंग है जो यूपी में, ये सारी पेंटिंग जो है वो मीसोलिथिक एज की हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट फेमिलियर विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा जो एनिमल है फेमिलियर नहीं है। तो बात किया जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें क्या क्या मिलता है देखने को, हमें वहाँ पर डॉग मिलता है, हमें एस मिलता है, कैमल मिलता है, गोट मिलता है, बफलो मिलता है, हॉर्स मिलता है कहीं कहीं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा था मोहनजोदड़ो में हॉर्स मिलता है, डियर भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, राइनो भी मिलता है, लेकिन हमें लॉयन कहीं भी नहीं मिलता है। तो डी विल बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, आपने यहाँ बात करना है, अच्छा ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कई सारी साइट्स हैं जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का जो एक्सटेंशन का, उसको कैसे याद करोगे आप, ठीक है। उसको याद करने का एक तरीका है, क्या है, इसको लिखो एम। उसको याद करने का तरीका क्या है, पहले देखो सबसे पहले नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ठीक है ना, आपको पता है ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट, ठीक है ना। इसको कैसे याद करते हैं, एम, फिर उसके बाद एम ए डी एस, ठीक है, एम ए डी एस। एम मतलब नॉर्थ में सबसे पहले आता है मंडा, मंडा जो है वो नॉर्थ एक्सटेंशन है, ठीक है ना। ए मतलब ईस्टर्न एक्सटेंशन है, वो कौन सा है, आलमगीर। डी मतलब सदर्न एक्सटेंशन है, दैट इज़ दी सदर्न मोस्ट एक्सटेंशन दैमाबाद, ठीक। और उसके बाद वेस्टर्न जो एक्सटेंशन है वो सुक्ता जंडोर नहीं है, वेस्टर्न जो एक्सटेंशन है वो सुक्ता जंडोर नहीं है। अभी सुक्ता जंडोर नहीं है तो फिर कौन सा है, ठीक है, वो है, सॉरी सुक्ता जंडोर है, सुरकोटडा नहीं है, क्या है, सुक्ता जंडोर, सुक्ता जंडोर, ठीक है। सुक्ता जंडोर क्या हो गया, ये आपका वेस्टर्न एक्सटेंशन हो गया, सुरकोटडा नहीं है, यानी कि जो सी हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लोथल, लोथल एक पोर्ट सिटी था, उसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। पहला लिखा हुआ है दैट इट वाज अ पोर्ट सिटी है ऑब्वियसली नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट इट वाज द एक्सकेवेटेड बाय द प्रोफेसर एस आर राव, ये भी सही है। इट वाज अ नेचुरल डॉकयार्ड, देखिए ये नेचुरल डॉकयार्ड नहीं था, लोथल वॉज नॉट दी नेचुरल डॉकयार्ड, सो ये क्या था, इट वॉज दी आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था जो कि रिवर भोगावा, जो भोगावा रिवर है वो कनेक्ट करता था किसको, भोगावा रिवर लोथल को गल्फ ऑफ कैम्बे से कनेक्ट करता था। कैम्बे कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ है ना, वहीं पर कैम्बे है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एंड देयर इज नो सिटाडेल कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, यानी कि कौन सा इनकरेक्ट था, हमारा जो सी था वो इनकरेक्ट था, सी विल बी द राइट ऑप्शन। हु बिल्ट द फोर्ट ऑफ द पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र का जो फोर्ट है वो किसने बनवाया था, ठीक है। तो देखिए अगर बात की जाए पाटलिपुत्र की फोर्ट की किसने बनवाया था, ठीक है, तो वो बनाया था अजातशत्रु ने, अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र का फोर्ट बनवाया था। पर अगर बात की जाए कि पाटलिपुत्र फोर्ट को अच्छे से डेवलप की, जो बिल्ड की बात की है तो अजातशत्रु इज द राइट आंसर। अच्छे से डेवलप्ड किसने किया था, तो वो उदयन ने किया था, अच्छे से डेवलप किसने किया था, वो उदयन ने किया था। एंड ही ऑल्सो शिफ्टेड द कैपिटल, ठीक है ना, उसने अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र भी शिफ्ट किया था, कहाँ से, फ्रॉम दी राजगीर, राजगीर। तो राजगीर क्या था, पहले सेंटर में था, राजगीर वॉज द कैपिटल, ठीक है ना, जो कि एक सेंट्रल प्रोविंस था, पूरा मगध, जो मगध था, मगध की पूरी सेंट्रल प्रोविंस में था राजगीर, उससे उसने उसको पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्ड करने की बात आ रही ना, सो आंसर विल बी अजातशत्रु। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द टोलकापियम, तो टोलकापियम किसने लिखी थी, टोलकापियम लिखी थी टोलकापियार ने, टोलकापियम किसने लिखी थी, टोलकापियार ने। कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ द अर्लीस्ट ऑफ द तमिल लिटरेचर, ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट वॉज रिटन बाई दी अदिगल, अदिगल ने नहीं लिखी थी, टोलकापियम वॉज रिटन बाई दी टोलकापियार, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट वॉज अ तमिल वर्क, ये भी सही है। इट प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द संगम एज, ये भी बिल्कुल सही है। संगम एज पता ही आपको लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी गुप्ता एज कॉइन, देखो कॉइन्स के बारे में अगर बात किया जाए, सबसे अच्छे जो कॉइन्स बनते हैं, गोल्ड कॉइन्स बनते हैं, वो कनिष्क के टाइम पर बने हैं। तभी आपको पता होगा एक ब्रांड आता है तनिष्क, तनिष्क, तो तनिष्क जो ब्रांड आता है वो क्यों ब्रांड, उसका नाम तनिष्क क्यों पड़ा, क्योंकि वो कनिष्क से पड़ा, टी उसका मतलब है टाटा का ब्रांड है, टी फॉर टाटा, तो तनिष्क जो बना वो कनिष्क से बना, सबसे बेस्ट गोल्ड कॉइन मिलते थे तनिष्क के टाइम पे, सॉरी कनिष्क के टाइम पे, ठीक है। तो 59 क्वेश्चन नंबर 59, तो 59 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 59 की बात किया जाए, तो 59 में क्या लिखा हुआ है, दैट कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहले लिखा हुआ है सिल्वर कॉइन्स वर नोन एज द रुपियाका,
सिल्वर कॉइन्स को हम क्या बोल रहे हैं, सिल्वर कॉइन्स को हम बोल रहे हैं क्या, रुपया का, ये सही है। नेक्स्ट इज दी गोल्ड कॉइन्स वर नोन एज द दिनार, गोल्ड कॉइन को दिनार बोलते हैं, ये भी सही है। गोल्ड कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर ऑफ द वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट, ये इनकरेक्ट है, मैंने बताया है सबसे बढ़िया था वो कनिष्क के टाइम पे थे, कनिष्क के टाइम पे थे, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। गुप्ता रूलर इशूड द स्पेशल कॉइन्स आफ्टर द परफॉर्मिंग द रिचुअल्स, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, कौन सा इनकरेक्ट था। नेक्स्ट बात करता है हु वॉज महादंडनायक, ठीक है ना। महादंडनायक किसे कहा जाता था गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में महादंडनायक। अब देखो महादंडनायक, दंड कौन देगा, दंड तो जज देता है ना, दंड कौन देता है, दंड जज देता है, तो यानी कि चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑथर्ड द प्ले नागानंदा, नागनंदा प्ले किसने लिखा था, ये तो बहुत इजी है, हर्षवर्धन ने नागनंदा प्ले लिखा था, ठीक है ना। हर्षवर्धन के 3 प्ले थे बेसिकली, एक था नागनंदा, एक है रत्नावली और एक है प्रियदर्शिका। रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा, ये हर्ष के क्या हैं, हर्ष के 3 बेसिकली प्ले हैं जो कि पता होने चाहिए। और बाणभट्ट इनके कवि थे। बाणभट्ट कौन थे, बाणभट्ट वॉज द पोएट, बाणभट्ट इनके एक पोएट थे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दी अमोघ वर्ष 1, अमोघ वर्ष 1 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ही बिलोंग टू राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये भी सही है। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ दी शैवित, यानी कि शिव को वो फॉलो करता था, ठीक। तो यहाँ पर अगर लिखा जाए ये शिव को नहीं फॉलो करता था, वो जैनिज्म को फॉलो करता था, यानी कि जैन को फॉलो करता था, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज ही हिज फेमस वर्क वॉज कौन कौन से थे, उसके थे कविराज मार्ग, क्या था, कविराज मार्ग इन दी कन्नड़ा लैंग्वेज, बिल्कुल सही है। कविराज मार्ग जो था वो उसका फेमस वर्क था। ही हैड बिल्ड हिज कैपिटल इन द सिटी ऑफ दी मालेखेड, मालेखेड में उसने अपनी कैपिटल बनाई थी, ये भी सही है, ठीक है ना। तो यानी कि जो राइट आंसर हो जाएगा वो था इसका बी। नेक्स्ट का हु बिल्ड दी बृहदेश्वरा टेम्पल एट द तंजौर, तो बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजौर में किसने बनाया था, राजा वन ने बृहदेश्वरा टेम्पल जो है वो कहाँ बनवाया था, तंजौर में बनवाया था राजा वन ने, ठीक है ना। और ये कौन सा था, ये चोला किंग थे। और चोला किंगडम में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है, बेस्ट क्या बनी थी, बेस्ट जो बनती थी मूर्तियाँ बनती थी, यानी कि आइडल्स बनते थे। और जो नटराज है, नटराज आइडल्स, नटराज आपने नाम सुना होगा, वो भी कब बनी थी, वो भी चोला डायनेस्टी में ही बनी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दी द ऋग्वेदिक आर्यंस वर गवर्नड बाई, जो ऋग्वेदा में जो आर्यंस थे, ठीक है ना, आर्यंस को कैसे गवर्न होते थे, यानी कि उनका रूलर कौन था, तो वो था इट वॉज रूल्ड बाय द एल्डर्स, जो भी एल्डर होते थे वहाँ पर वो उसको रूल करते थे। एल्डर यानी कि जो वहाँ की सोसाइटी में सबसे बड़े होते थे वो उसको रूल करते थे, ठीक है ना। और वहाँ पर 2 चीज़ें थी, एक था एल्डर में 2 लोग थे, एक थे हमारा सभा और उसके बाद थी समिति। सभा का जो था हेड था वो क्या था, उसको बोलते थे सभापति, और समिति के जो हेड था उसको बोलते थे सिर्फ पति। सभा का जो हेड है वो उसको बोलते हैं सभापति, पर समिति के जो हेड को बोलते हैं पति, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन 65 कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेंटेड ग्रे वेयर आयरन इज नॉट ट्रू, पेंटेड ग्रे आयरन के रिगार्डिंग कौन सा, पेंटेड ग्रे आयरन क्या होता है, पॉटरी बना दिया आपने, उसको रंग कर दिया, उसको बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, पेंटेड ग्रे वेयर आयरन फेस, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पीपल ऑफ दिस पीरियड यूज द अर्थन बाउल एंड डिशेज मेड ऑफ द पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, ये बिल्कुल सही है। पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी साइट्स लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूपी, ये गलत है। पेंटेड ग्रेवेयर जो पॉटरी है वो ईस्टर्न यूपी नहीं, ये वेस्टर्न यूपी में है। वेस्टर्न यूपी मतलब इलाका ऑफ दी एरिया ऑफ दी पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है ना, राजस्थान हो गया, यहाँ पे आपको पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी मिलेगी, क्लियर। पीपल ऑफ दिस एरा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि गलत है। पीपल ऑफ दिस एरा यूज्ड आयरन वेपन, ये भी सही है। सेवरल ट्राइबल ग्रुप्स एंड द किंगडम्स आर मेंशन इन दिस पीरियड, ये भी सही है, यानी कि 65 का आंसर हो गया बी। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हुई वीडियो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इस वीडियो को बनाने बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। और अब तक हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।